बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मई 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग के तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी स्कूलों के संसाधनों की सुरक्षा के लिए 28,000 से अधिक नाइट गार्ड की बहाली करवाई जाएगी, जिसको लेकर संकल्प जारी किया गया है। इसके बाद बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई है। दरअसल अभी बिहार के 5,921 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, लेकिन 28,201 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से जो 28,000 से अधिक रात्रि प्रहरी बहाल किए जाएंगे, उन्हें मानदेय के रूप में 5,000 दिया जाएगा। विभाग के इस फैसले से स्कूलों में न सिर्फ चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि गांव के आसपास के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से स्कूलों में रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प में कहा गया है कि स्कूलों में पर्याप्त बेंच, डेस्क, बल्ब, पंखे और मध्याह्न भोजन के लिए थाली की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लैब और स्मार्ट टीवी बोर्ड के साथ साथ कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन विद्यालयों में संपत्तियों की सुरक्षा का कारगर व्यवस्था नहीं है, इसलिए नाइट गार्ड की तैनाती की जाएगी। दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी समस्या बालू खनन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि रोज जांच की जाए और हर शाम मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा जाए। गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में बढ़ती बालू खनन की अवैध घटनाओं पर लगाम कसने के लिए प्रतिदिन जाँच की जाए। बिहार सरकार ने राज्य में बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को सभी जिला खनन अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बालू घाटों का निरीक्षण करने और दैनिक आधार पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इस संबंध में निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है, जिसमें खान एवं भूतत्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खबर वैशाली से है, जहां चिराग पासवान के नॉमिनेशन करने के दौरान अंबेडकर की प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा से रोड शो करते हुए समाहर नाले तक नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान शहर के अनवरपुर चौक पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा को चिराग पासवान ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। लेकिन चिराग पासवान के जाते ही पासवान और दलित समाज के लोगों ने 51 किलो दूध और पानी से बाबा साहेब की प्रतिमा को धो दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग एक पार्टी विशेष से जुड़े हैं। इस ग्रुप में शामिल लोगों में शामिल एक युवक ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ हैं, इसलिए चिराग पासवान द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा को छूते ही बाबा साहेब अछूत हो गए हैं। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से धोकर शुद्धिकरण किया गया। उस युवक ने कहा कि दलित होते हुए भी चिराग पासवान दलित विरोधी है। दलित का चोला पहनकर वो दलित आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ग्रुप में शामिल लोगों ने कहा कि चिराग पासवान दलितों के आरक्षण को समाप्त कर देने की बात करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से दलितों के आरक्षण को समाप्त कर देने की बात कही जा रही है, तो चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि चिराग पासवान दलितों के आरक्षण को समाप्त करने के पक्ष में है। दूसरी ओर इसको लेकर चिराग पासवान ने भी करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो इसी तरह की मानसिकता के खिलाफ है। दोस्तों बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, वो री एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएं। बिहार में 10वीं की स्पेशल और कंपार्टमेंटल आज यानी 4 मई से शुरू होने जा रही है। परीक्षा का आयोजन 4 मई से 11 मई तक किया जाएगा। जो छात्र एक या अधिकतम 2 विषयों में फेल हो गए थे, उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा के माध्यम से पास होने का एक मौका दिया जाता है। वहीं स्पेशल एग्जाम का आयोजन उन छात्रों के लिए किया जाता है जो फॉर्म सबमिट करने में लेट होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। दोस्तों बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से इंडी अलायंस के आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव का यूपी के फरीदाबाद और गोवा के साथ ही यूएस में भी साम्राज्य फैला है। गोवा में आवासीय परिसर के साथ ही यूएस में भी दीपक यादव की पत्नी का अपना मकान है। वहीं दीपक यादव के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इन 2 मामलों में दीपक यादव ने उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है। वहीं दीपक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति के बारे में जानकारी भी दिया है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में
NIT के बीटेक करने के बाद दीपक यादव अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जनरल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने वाले राजद प्रत्याशी दीपक यादव 30,53,61,686 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं उनकी पत्नी भावना यादव 8,61,95,180 रुपए की मालकिन है। संपत्ति की जानकारी दीपक यादव ने दाखिला नामांकन पत्र के हल्फनामा में दी है। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली शमा परवीन बलिया के शिवम वर्मा के प्यार में पूनम बन गई है। शमा परवीन ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम पूनम देवी कर लिया है। बरेली के एक आश्रम में पूनम ने अपने प्रेमी संग 7 फेरे लिए। आचार्य के शंखधार ने बृहस्पतिवार को हिंदू परंपरा के अनुसार दोनों का विवाह कराया। शमा परवीन और शिवम की प्रेम कहानी बेहद ही दिलचस्प है। औरंगाबाद के काजी चकवा निवासी शमा परवीन ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, जबकि शिवम वर्मा 8वीं पास है। वो सराफ कारीगर है, सोने चांदी के जेवर बनाने का काम करते हैं। शमा परवीन के मुताबिक 1 साल पहले वो एक कार्यक्रम में बक्सर गई थी। वहीं उनकी मुलाकात शिवम से हुई। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे का फोन नंबर लिया। अक्सर दोनों में बातें होने लगी। शमा और शिवम की बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। शमा परवीन ने बताया कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था है। यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लिया। शिवम वर्मा ने बताया कि उन्हें बरेली के आचार्य के शंखधार के बारे में जानकारी हुई, जो ऐसे प्रेमी युगल की शादी कराते हैं। इसके बाद शिवम वर्मा और शमा परवीन बरेली आ गए। दोनों अगस्त यूनि आश्रम में पहुंचे, जहां के शंखधार के विवाह कराने का आग्रह किया। के शंखधार के समक्ष शमा परवीन ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम पूनम देवी रख लिया। पूनम ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमी से विवाह किया है। इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। दोस्तों, बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। बिहार में आगामी 6 दिनों तक लू से राहत मिलने की संभावना है और कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। शनिवार से प्रदेश के उत्तर पूर्व जिलों में और परसों से दक्षिण पूर्व इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आगामी 6 मई से राज्य भर में मध्य से लेकर भारी बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक गिरावट आ चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चक्रवातीय परिसंचरण बनने से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अब बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार 3 मई को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को रिजेक्ट बताया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी देश के किसी कोने से चुनाव लड़ ले, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है, डरे हुए हैं। इसको जब विश्वास नहीं है कि वायनाड से चुनाव जीतेंगे तो अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे इस देश का नेतृत्व करने का सपना देखता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी को लेकर आगे कहा कि जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले के समूह में बैठता है, संरक्षित करता है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता जीतने नहीं देगी। ये पूरी तरह से चुनाव हारेंगे, ये राजनीति में रिजेक्ट हो चुके हैं। उधर विजय कुमार सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव को भी खूब सुनाया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी हैं। इस सवाल पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि दलितों की लाश को शमशान में जलाने नहीं देता था, लाठी से पीटता था, उसकी लाश पर पेशाब करता था। उस समय पांव पकड़कर माल कमाने में लगे थे, उस समय आपको ध्यान नहीं था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए भी सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है। चुनाव प्रचार और जनसभाओं में एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा सरीखे बड़े नेताओं की अप्रैल महीने में धुआंधार रैलियां हुई। बीजेपी नेताओं के निशाने पर लालू यादव और राहुल गांधी रहे। PM मोदी ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज पर जमकर वार किया। बिहार CM नीतीश कुमार ने लालू यादव के बेटे बेटियों की संख्या गिनवाकर राजनीतिक पाड़ा हाई कर दिया। इस बीच लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर फिर बड़ा हमला किया है। PM के हिंदू होने पर सवाल उठाने वाले राजद चीफ लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को हिंदी का पाठ पढ़ाया है। लालू यादव ने इशारों में PM मोदी पर देश में हिंदू मुसलमान कराने का आरोप लगाया है। शुक्रवार की सुबह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी भाषी की शब्दावली का पाठ पढ़ाया है। सोशल मीडिया मंच X पर जारी बयान में उन्होंने बताया कि
हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा शब्द ये है कि पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, गाय, भैंस आदि। दोस्तों, पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में माफिया का नया पैंतरा उजागर हुआ है। बिहार पुलिस के खुलासे के मुताबिक रेल मार्ग से शराब तस्करी में महिलाओं का मोहरा बनाया जा रहा है। कैरियर के काम में वृद्ध महिलाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें शामिल तस्करों का सिंडिकेट दिल्ली, बेंगलुरु व यूपी से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में फैले हुए नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार में शराब के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, उपभोग सब गैर कानूनी है। शराब तस्करों के सॉफ्ट टारगेट पर गरीब महिलाएं हैं। इन्हें मोटी कमाई का ऑफर देकर 2-3 के ग्रुप में तस्करों के बताए लोकेशन पर भेजा जाता है। वहां से महिला कैरियर के ग्रुप को शराब के छोटे छोटे कंसाइनमेंट दिए जाते हैं। झोला या बैग में शराब की बोतलों या टेट्रो पैक को सामान के बीच पैक कर दिया जाता है ताकि रास्ते में किसी को शक न हो। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 तक राज्य में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि 2025 तक सीएम नीतीश कुमार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लालू यादव जैसे नहीं हैं जो जनता से वादा करें लेकिन उसे पूरा न करें। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनका पूरा खानदान चुनाव लड़ रहा था, वहाँ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग खड़ी हुई है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को अमेठी और रायबरेली सीट पर अपनी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अमेठी में जहां इस बार कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा पर दांव लगाया है, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने विपक्ष के भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने के आरोप को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि कई इस्लामी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। बिहार के सुपौल और सारण लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा के अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस और उसके सहयोगी राजद से सावधान रहने का आग्रह करने के साथ विपक्षी दलों पर उन्होंने धोखा देकर वोट मांगने का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जहां तक भाजपा और राजग का प्रश्न है तो हम लोग जात पात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार धार्मिक आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा है तथा मुस्लिम समाज में जो बहुत पिछड़े और गरीब हैं वे इसमें शामिल है। आप कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्यों? उनकी आंखों में धूल झुक रही है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके बहकावे में नहीं आए। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हम पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, जबकि अरब जगत के 5 देशों में अपने सबसे बड़े सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है। उन्होंने कहा है, मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमने एक काम किया है, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया है। हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ, हमने किया है, क्योंकि हम समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो, सबकी माँ बहन बेटी हम लोग की माँ बहन बेटी है। हम लोग ऐसा नजरिया रखते हैं, हम किसी भी धर्म के लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि आप किसी की बेटी से शादी कीजिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 बोलकर उनकी छुट्टी कर दीजिए। दोस्तों, इस बार बैसाख में ही बिहार की नदियां सूखने लगी है। इनमें पानी की जगह दूर दूर तक रेत नजर आ रही है। घास झाड़ी उग आए हैं। वह पहली बार है जब अप्रैल में ही नदियों में पानी नहीं है। आलम यह है कि अब तक 5 दर्जन से अधिक नदियां सूख चुकी है। पिछले 5-6 वर्षों से राज्य में गर्मियों के दस्तक देने के साथ ही नदियों के सूखने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। इस साल ये समस्या और विकराल बनकर सामने खड़ी है। ये नदियां बिहार की जीवन रेखा है। इसे कृषि प्रधान राज्य में खेती, किसानों और पशुपालन
पालन नदियों और जल स्तरों पर निर्भर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नदियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा गर्मी संकट देश के आम चुनाव में इस बार भी मुद्दा नहीं है। किसी भी पक्ष से ना तो इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है और ना ही इन्हें बचाने की पहल का कोई ठोस वायदा किया जा रहा है। कारण यह है कि जीवन दायिनी नदियों कई कारणों से सूख रही है। सबसे बड़ा कारण नदियों की पेट गोद में भर जाना है। इससे नदियों की काया लगातार दुबली होती जा रही है। पानी को अपने पेट में जमा करने की इनकी क्षमता कमतर होती गई है। साथ ही नदियों के बड़े भूभाग पर अतिक्रमण से भी पानी के सूखने का कारण है। दोस्तों, अररिया के पलासी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब लालू जी भाजपा से नहीं डरे तो उसका बेटा डर जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह मुद्दे की बात करने आए हैं। आज देश का दुश्मन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी है, जिससे जनता जूझ रही है। लेकिन भाजपा न तो पढ़ाई, न दवाई, न कमाई, न सिंचाई की बात करती है। उन्होंने कहा कि 2014 में किए गए अच्छे दिन का वादा भूल गए हैं। 2014 में किए गए वादे 2019 में भूल गए तो 2019 के बाद 2024 में चुनाव में भूल गए हैं। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य और पैकेज देने की बात कही थी, जो अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अररिया में मक्का और मखाना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोला गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा में चले जाओ तो राजा हरिश्चंद्र और भाजपा से लड़ो तो बेईमान और चोर। उन्होंने बेंगलुरु में एनडीए के सांसद द्वारा 3000 लड़कियों के शोषण का मामला उठाते हुए कहा कि 26 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद उन्हें विदेश भेज दिया गया। दोस्तों, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गुरुवार को खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर एवं सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम सुरक्षा वापस लेकर डराना चाहते हैं, लेकिन वे जान लेके बिहार के लोग डरते नहीं, संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम लोग गुजरात से बेहतर बिहार बनाएंगे। ये चुनाव नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। भाजपा के लोग गरीब को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी सोच अमीर को अमीर बनाए रखने की तथा गरीब को गरीब बनाए रखने की है। 10 साल पहले पीएम ने युवाओं को, किसान व गरीबों के लिए कई वादे किए थे, लेकिन आज एक भी पूरा नहीं हुआ। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब चुनाव में मोदी आ रहे हैं तो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, रोजगार पर बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से मोदी सरकार को हटाने की अपील की है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी दंगल में खूब जुबानी हमला हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दुनिया में 4 चीजों को असंभव बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 4 चीजें बिल्कुल असंभव है। सूरज का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली पकड़ना, आसमान में पेड़ लगाना, पीएम मोदी जी के मुंह से मुद्दे यानी नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन व भाईचारा की बात सुनना। ये 4 चीजें बिल्कुल असंभव है। ये सारी बातें पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तेजस्वी यादव ने कही है। दोस्तों, 2005 के पहले वो लोग 15 साल शासन किए, तब कोई काम होता था? कहीं बिजली थी, सड़क था? अपने जब कुर्सी छोड़ना पड़ा तो पति को मुख्यमंत्री बनाया। अब बेटा बेटी सबको चुनाव मैदान में उतार दिया है। उनके लिए तो परिवार ही सब कुछ है। हम 2005 में आए तो सारा काम कराए और अभी भी हो रहा है। हर घर बिजली पहुँचाए, सड़क से लेकर अस्पताल और शिक्षण संस्थान बनवाए। पैसा नहीं था तो विश्व बैंक से कर्जा लिए, क्योंकि हमारे लिए पूरा बिहार ही हमारा परिवार है। मंच पर जितने लोग बैठे हैं, किसी का परिवार राजनीति में नहीं है। ये बातें सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को सुपौल के राघोपुर प्रखंड स्थित लक्ष्मीचंद साहू उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के पहले हम केंद्र सरकार में भी मंत्री थे, तब देखते थे कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह चल रहा है। जब बिहार में हमको मौका मिला तो विश्व बैंक से कर्जा लेकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाए और उसका नाम रखे जीविका। बाद में उस समय के केंद्र के सरकार ने हमारी ही मॉडल देखकर पूरे देश में आजीविका नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया। आज बिहार में 10 लाख से ज्यादा जीविका समूह है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा महिला शामिल है और सबको हम जीविका दीदी बुलाते हैं। अब तो शहर में भी दीदियों का समूह बन रहा है।
दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें 6 मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी। सोरेन ने पहले याचिका के माध्यम से ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 28 फरवरी को मामले में फैसला से सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय की अदालत ने निर्देश दिया है कि वो सोरेन पुलिस हिरासत में अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सोरेन के कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर सवार होकर जिला समाहरणालय पहुंच गए। वहीं गधे पर सवार प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और अपने कैमरे में उसकी तस्वीर कैद करने से रोक नहीं पाए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी पिछले 29 अप्रैल से जारी है। इसके मद्देनजर नेताओं द्वारा अपने नामांकन कार्यक्रम को ये यादगार बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो गोपालगंज से एक अजब गजब नजारा देखने को मिला है। जब एक निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा नामांकन फॉर्म जमा करने गधे पर बैठ डीएम कार्यालय पहुंच गए तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। प्रत्याशी बैठा के अनुसार गोपालगंज के किसी नेता ने 30 से 40 वर्षों में किसी तरह का विकास नहीं किया है, बल्कि अपने घरों का ही विकास किया है और जनता को गधा बनाने का काम किया है। इसलिए वो जनता को जागरूक करने के लिए गधे पर बैठकर नामांकन जमा करने पहुंचे हैं। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कई लोग सेल्फी लेते भी दिखे। 45 वर्षीय सत्येंद्र बैठा इसके पहले भी अपना किस्मत आजमा चुके हैं। वह काफी खुश नजर आ रहे। बता दें कि इस सीट पर महागठबंधन समर्थित पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार से होगा। सत्येंद्र बैठा गोपालगंज से एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट और चोरी की आधा दर्जन बाइक के साथ 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा का है, जहां बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र के शेरपुरा पोखर के समीप से राकेश कुमार नामक एक व्यक्ति की अज्ञात चोरों द्वारा बाइक की चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद सदर थाना की पुलिस लगातार इन चोरों के पीछे लगी हुई थी। इसके बाद सदर थाना की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 और बदमाश को चोरी व लूट के आधा दर्जन बाइक के साथ धर दबोचा है। मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 विनीता सिंह ने बताया कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र से एक बाइक की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इन चोरों के पीछे लगी हुई थी। इसी कड़ी में अब सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्र से 3 शातिर बदमाश को चोरी व लूट के बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में अब बहुजन समाज पार्टी भी दखल दे चुकी है। बीएसपी बिहार के 11 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान की है। उधर एक बार फिर ओवैसी बिहार में अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। इस बार ओवैसी की पार्टी ने बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों पार्टियों के द्वारा प्रत्याशी देने पर किसको कितना फायदा या नुकसान होगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में मुजफ्फरपुर और मधुबनी लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरपुर से अंजरुल हसन और वकार सिद्दीकी को मधुबनी से प्रत्याशी बनाकर भरोसा जताया गया है। मुजफ्फरपुर मधुबनी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान और पार्टी के अन्य नेताओं ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से किया है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम किशनगंज, शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर में चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी है। बता दें कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के मुस्लिम वोट में अगर सेंध लगा पाई तो फायदा सीधे तौर पर एनडीए को होगा। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बीते दिनों खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं,
जिस तरह सूरज उगना तय है, उसी तरह नरेंद्र मोदी का तीसरा बार पीएम बनना तय है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, उनका काम बोल रहा है। बिहार की 40 सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। धुआंधार प्रचार के बाद भी जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी 0 आए थे, उसी तरह इस बार भी 0 आएंगे। महागठबंधन का 0 पर आउट होना तय है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चलते बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सहनी ने अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा है कि ये गुजराती से हम डरेंगे, हम बिहारी हैं। आप लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी चाहते हैं कि बिहारी गुजरात में जाकर। मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक बिहारी 100 पर भारी है। वहीं उनके इस बयान के संकेत साफ है कि बिहार अस्मिता और स्वाभिमान का सहारा लेकर चुनावी समय में राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर निशाना साधने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सहनी के बयान से स्थानीय भावनाओं को भी भुनाने की कोशिश साफ झलकती है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी वर्ष 2016 से लागू है। सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर बेहद संजीदा है और समय समय पर निर्देश भी देते रहते हैं, लेकिन उनके निर्देशों को बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मी ही पलीता लगाते कई बार पकड़े गए हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जब किशनगंज के एक बड़े अधिकारी को शराब पीते सरेआम पकड़ा गया। दरअसल शराब पीने के आरोप में जिला के कोषागार पदाधिकारी ट्रेजरी ऑफिसर नागेंद्र राम को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उनको सुभाषपल्ली स्थित उनके ही आवास से अरेस्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि कोई अधिकारी घर पर शराब का सेवन कर रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें भवन निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में लाया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर काफी गंभीर है और हर कार्यक्रम में कर्मियों एवं अधिकारियों को शराब न पीने और न ही पिलाने के लिए निर्देशित करते हैं। ऐसे मामले में किसी प्रकार के सहयोग न मिल सके, इसकी शपथ दिलाते हैं। अधिकारी द्वारा ही शराब का सेवन करना उनकी शराबबंदी अभियान में पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद वे कई तरह की दलील दे रहे हैं और अपने को निर्दोष बता रहे हैं। वहीं चूंकि अधिकारी है, लिहाजा उत्पाद विभाग के अधिकारी भी मामले में ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अफसरों व कर्मियों ने गिरफ्तारी की बात कबूली है और कानून के अनुरूप कार्य करने की बात कही। इसके बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि दरियाफ्त करने के बाद बड़े साहब यानी ट्रेजरी अफसर को छोड़ दिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल, यदि कोई गरीब आदमी शराब का सेवन करता है तो उसकी कमर में रस्सी लगाकर तुरंत जेल भेज दिया जाता है। वहीं ऐसे बड़े अधिकारी तो जिला के उच्च पद पर बैठे हैं और जिले की बड़ी जिम्मेदारी का काम इनके हाथों में। ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा कितनी गंभीरता दिखाई जाती है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण बीते 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर निकल आए हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज मोदी देंगे, कोरोना संकट के दौरान मुफ्त टीका मोदी देंगे, गरीबों को आयुष्मान कार्ड मोदी देंगे, गरीबों के घर में शौचालय मोदी बनाएंगे, तो एक बार फिर मोदी ही आएंगे। उन्होंने कहा कि देश दुनिया से लाल झंडा खत्म हो गया है, ऐसे में अब खगड़िया में लाल झंडा का क्या काम है। विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद धारा 370 समाप्त कर देंगे। धारा 370 की बात करते हैं, वह स्थानीय मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं? उन्हें पता नहीं है कि वे सेल्फ गोल कर रहे हैं। धारा 370 को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। सभी 40 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। आप राजेश वर्मा को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद वाले माई समीकरण की बात करते हैं। माई समीकरण एम और वाई से बनता है। तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि कितना वाई और कितना एम चुनाव लड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमान किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान भी अब अच्छे प्रत्याशी और अच्छे गठबंधन को वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की योजना चला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया।
दोस्तों, बिहार में सरकारी योजनाओं के नाम पर आम लोगों के पैसे की किस तरह बर्बादी होती है ये देखना हो तो आप अररिया जिले में आ सकते हैं। यहाँ आज भी कई अधूरे पुल पिछले 10 सालों से विकास का मजाक उड़ा रहे हैं। बता दें कि अररिया प्रखंड के कुसियारगंज पंचायत के कोचगामा की अररिया पूर्णिया 4 लेन NH 57 से दूरी महज 500 मीटर है। कुसियार गाँव में कोसी धार पर पुल बनने के बावजूद अप्रोच पथ नहीं होने के कारण लोगों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं चक्कर लगाकर 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि पुल बनाने के बाद ठेकेदार अप्रोच पथ बनाए बिना ही काम छोड़कर चले गए हैं। न तो प्रशासन और न ही किसी पर जनप्रतिनिधि ने दोनों तरफ अप्रोच पथ बनाने का प्रयास किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये पुल चालू हो जाता है तो कोचगामा और जोकीहाट प्रखंड मुख्यालय NH से सीधे जुड़ जाते हैं और करीब 5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलता। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को आरक्षण पर उनके रुख के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। रैलियों में खासकर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि लोजपा प्रमुख ने संपन्न दलितों के लिए आरक्षण खत्म करने की वकालत की है। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकारों ने जब पासवान का ध्यान इस बयान की ओर दिलाया तो उन्होंने कहा कि ये झूठा है। तेजस्वी यादव रैली दर रैली झूठ बोल रहे हैं। उन्हें यह प्रलाप बंद करना चाहिए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकता हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव को पासवान ने चुनौती दी है कि वो मेरा कोई ऐसा बयान दिखाए जिसमें मैंने सार्वजनिक तौर पर अमीर दलितों के लिए आरक्षण खत्म करने के पक्ष में बात की हो। पासवान और यादव लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे। उनका रिश्ता क्रमशः उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों व्यक्तिगत संबंधों पर अब हावी हो गई। दोस्तों, बिहार में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान 41 से 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। रात में भी लू वाली गर्म हवा लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब इस तपिश वाली गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत भी मिलने की संभावना है। शनिवार से पूरे बिहार में बारिश होने की प्रबल संभावना है। अब कुछ दिनों तक इस प्रचंड गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गर्मी इन दिनों अपने विकराल रूप में रही है। भयंकर लू का सामना लोगों ने किया है और गर्म पछुआ हवा का प्रकोप बिहार ने झेला है। अब हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ से बारिश का संभावना बन रही है। बिहार के औसतन तापमान में अब गिरावट दर्ज होने लगी है। गुरुवार को केवल शेखपुरा में ही लू का सामना लोगों को करना पड़ा। इससे पहले लगभग सभी जिले लू की चपेट में थे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी वजूद के लिए आखिरी सांसें ले रही है और आगामी 10 वर्षों के अंदर वो खत्म हो जाएगी और उसका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने बीते दिनों गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का नाम खत्म कर देश की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग उस नाम के बूते सत्ता पर वर्षों तक काबिज रहे, लेकिन अब इनका अंतकाल का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काल में गरीबी हटाओ का नारा देकर जनता को ठगा गया। गरीबों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आज गरीबों का हक का पैसे सीधे गरीबों के खाते में जा रहे हैं। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भ्रष्टाचार को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया और इसी के तहत देश में जन धन योजना के कार्यक्रम के अधीन बैंकों में गरीबों के करोड़ों की संख्या में खाते खुलवाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और राजद पुनः लालटेन युग लाने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। लालटेन काल में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसे बिहार हर व्यक्ति जानता है, इसलिए लालटेन काल कभी भी बिहार वापस नहीं लौटने वाला है। सभा को बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू और विधायक रामविलास कामत ने संबोधित किया। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में धड़ल्ले से लाल खून का काला खेल चल रहा है। सदर अस्पताल के पास पैथोलॉजी सेंटर में अवैध रूप से ब्लड बैंक चलाने का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई सदर अस्पताल के ठीक सामने पूजा पैथोलॉजी सेंटर में हुई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई में 1 यूनिट ब्लड भी मिला है, जिसे ब्लैक में बेचने के लिए रखा गया था। वहीं पैथोलॉजी सेंटर और निजी क्लिनिक भी अवैध पाया गया है। वहाँ मौजूद डॉक्टर फरार हो गया है, जबकि एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल
फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध पैथोलॉजी सेंटर और निजी क्लिनिक को सील कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध पैथोलॉजी सेंटर और अवैध ब्लड बैंक चलने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि सदर अस्पताल के सामने पूजा पैथोलॉजी में अवैध रूप से ब्लड बैंक चल रहा है और ब्लड की खरीद फरोख्त हो रही। सूचना मिलने पर टीम का गठन कर रेड कराया गया, जिसमें एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पैथोलॉजी के सामने ही एक डेंटल चिकित्सक डॉक्टर उज्जवल कुमार तिवारी का क्लिनिक पाया गया, जिसके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन डिग्री और ब्लड की कालाबाजारी में उसकी भूमिका की जांच चल रही है। दोस्तों, खगड़िया लोकसभा से इंडिया महागठबंधन उम्मीदवार संजय कुमार सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वह एक यूट्यूबर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार के जाते ही जम्मू कश्मीर से पहले ही व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। उनका ये बयान वायरल होने के बाद से ही एनडीए उन पर हमलावर है। एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि इंडिया अलायंस की मंशा पहले से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता रही है। अब खगड़िया में महागठबंधन उम्मीदवार का ये बयान हमारे आरोप को जीवंत कर रहा है। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन से सीपीआई उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने खगड़िया के एक स्थानीय यूट्यूबर से बातचीत के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। उनका गठबंधन वहां फिर से धारा 370 और 35A को बहाल करने के पक्ष में है। संजय सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग उनके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज को अपने चुनावी दौरे के तहत दरभंगा में रहेंगे। बीते एक महीने में पीएम का ये 5वां दौरा आज होने वाला है। वे दरभंगा के राज मैदान में एनडीए से भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा में एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 6 मई को बिहार के दौरे पर होंगे। आपको बता दें कि दरभंगा में पीएम की जनसभा को लेकर स्थानीय नेताओं ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ 5वां बिहार दौरा है। इससे पहले वे जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया और अररिया, मुंगेर में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए हैं। वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर जहां दूसरी बार सांसद बनने की कोशिश में है, वहीं दरभंगा ग्रामीण से राजद विधायक ललित यादव पहली बार सांसद बनने की कोशिश में। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 6 मई को उज्जैनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वो भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के पक्ष में वोट मांगेंगे। नित्यानंद राय लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने राजद के आलोक मेहता मैदान में है। अमित शाह का बिहार में ये 4था चुनावी दौरा है। इससे पहले वो औरंगाबाद, गया, कटिहार, बेगूसराय और मधुबनी में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। दोस्तों, गर्मी के बढ़ते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग बढ़ गई है। गर्मी की तपिश से गला तर करने के लिए लोग मिट्टी के घड़े और सुराही की खरीदारी कर रहे हैं। मेहंदिया, कलेर, वलीदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े खूब बिक रहे हैं। गर्मी के दिनों में काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। घड़े में तो एक मिट्टी का सौंधापन होता है, दूसरे उसके पानी की तासीर अलग होती है। मटके का पानी गला भी खराब नहीं करता। मिट्टी से बने बर्तनों को खरीदने के लिए ज्यादातर युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इनमें अधिकतर युवा इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्टल या फिर लॉज में रहने वाले हैं। बड़ा घड़ा 30 लीटर 250 रुपए प्रति पीस, मीडियम घड़ा 20 लीटर 170 और 200 रुपए प्रति पीस, छोटा घड़ा 10 लीटर 100 रुपए प्रति पीस, सुराही 6 लीटर 150 रुपए, वाटर बोतल 120 से 150 रुपए में उपलब्ध है।